आज की ताजा खबर तारीख 8 अक्टूबर 2023। अगले माह से 10,000 पदों पर भर्ती, सर्वाधिक कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त हैं विभागों में। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और आपके भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। सरकारी विभागों में सर्वाधिक कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त हैं। इन पदों की संख्या 82,000 से अधिक बताई जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस तैयारी में है कि सबसे पहले इन पदों के लिए आवेदन मांगा जाए। इनके लिए भी सर्वाधिक आवेदन आते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोकसभा चुनाव से पहले 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारियों में जुट गया है। मैनुअल में आए 6,648 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव में 5,262 पदों के प्रस्तावों का परीक्षण पूर्ण हो चुका है। अन्य पदों के लिए आने वाले प्रस्तावों की खामियां दूर करते हुए चरणबद्ध तरीके से भर्ती का विज्ञापन निकालने की तैयारी है। हर माह आवेदन लेने की योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित आयोगों को प्रस्ताव भेज दिए जाएं। विभागों में सर्वाधिक खाली पद समूह ग के हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वैसे तो 28,000 से अधिक पदों पर भर्ती के प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन पहले चरण में 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेने की तैयारी है। इसके लिए हर माह विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लिए जाएंगे। आयोग चाहता है कि लोकसभा चुनाव से पहले आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। नगर पंचायतों में रिक्त अधिशासी अधिकारी, कर अधीक्षक और अवर अभियंता के करीब 432 पदों पर आवेदन लिए जाने हैं। कुछ पदों के प्रस्ताव मिल गए हैं और कुछ के आने बाकी हैं। विकास प्राधिकरणों में खाली अवर अभियंताओं के करीब 92 पद बताए जा रहे हैं। सम्मिलित संवर्ग में 2,100 से अधिक पद हैं। इनके लिए एक साथ आवेदन लिए जाएंगे। यूपी की सड़कें एक माह में दुरुस्त होंगी। लखनऊ। योगी सरकार बहुत अधिक क्षतिग्रस्त 6,686 सड़कों को एक महीने में पूरी तरह ठीक करा देगी। सड़क निर्माण कार्य को मंजूर करते हुए सरकार ने 1,327 करोड़ रुपए का बजट दे दिया। एक माह के अंदर बनाने का लक्ष्य है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आर के भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। खाद्य विभाग की 2 सदस्यीय टीम मवाना के फलावदा रोड के कृषक कॉलेज पहुंची एनसीसी कैडेट्स के लिए बन रहे खाने के नमूने भरे। फूड पॉइजनिंग की अफवाह बेबुनियाद। कृषक कॉलेज में 73 यूपी बटालियन एनसीसी मवाना के तत्वावधान में संचालित प्रशिक्षण शिविर में डिहाइड्रेशन व खून की कमी के चलते एनसीसी कैडेट्स को सीएचसी मवाना में भर्ती कराया गया था। एसडीएम अखिलेश यादव व जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ राजेश कुमार ने भी देर रात फोन कर कैंप कमांडेंट कर्नल मृदुल मित्तल व प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार से कैडेट्स का हाल जाना। इस दौरान फूड पॉइजनिंग की बात बेबुनियाद पाई गई। कैंप कमांडेंट कर्नल मृदुल मित्तल ने बताया कि मौसम परिवर्तन एवं पानी का कम सेवन करने से 2 से 3 कैडेट्स को डिहाइड्रेशन की समस्या हुई थी। मवाना। कृषक इंटर कॉलेज मवाना परिसर में एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण शिविर में शामिल 7 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में शनिवार को खाद्य विभाग की 2 सदस्यीय टीम मवाना पहुंची और प्रशिक्षण शिविर में शनिवार को कैडेट्स के लिए तैयार हो रहे खाने के 3 नमूने लिए। तीनों नमूने जांच के लिए लखनऊ भेजे जाएंगे। लखनऊ लैब से जल्द नमूनों की जांच रिपोर्ट आने की संभावना है। प्रशिक्षण शिविर में सवेरे नाश्ते में दी गई सोयाबीन की ताहरी, दोपहर के लिए तैयार हो रही सोयाबीन बड़ी की सब्जी और चने की दाल के नमूने लिए गए। 3 को शुक्रवार देर शाम एनसीसी कैडेट्स को दिए गए भोजन में बचा हुआ नहीं मिला, जिस कारण नमूना नहीं लिया जा सका। खाद्य विभाग की टीम में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी परमवीर सिंह और खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार शनिवार को दोपहर कृषि इंटर कॉलेज मवाना पहुंचे और वहां पर एनसीसी कैडेट्स के लिए बनाए जा रहे भोजन के नमूने लिए। टीम ने बताया कि उन्होंने एनसीसी प्रशिक्षण शिविर में से खाने के 3 नमूने लिए हैं। उनको जांच के लिए लखनऊ लैब भेजा जाएगा। लखनऊ लैब से जल्द जांच रिपोर्ट आने की संभावना है। मामला यह था, फलावदा रोड स्थित कृषक इंटर कॉलेज में एनसीसी का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें अलग अलग विद्यालयों से पहुंचे करीब 500 छात्र छात्राएं एनसीसी की ट्रेनिंग पा रही है। खानपान के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं के चलते एक सप्ताह से छात्राओं की कई बार तबीयत खराब हो रही है। शुक्रवार देर रात खाना खाने के बाद करीब 6 से 7 छात्राएं बेहोश हो गई। गंभीर हालत में सभी को मवाना सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उपचार के दौरान 3 छात्राओं को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अन्य छात्राओं का सरकारी अस्पताल में इलाज किया गया। फूड पॉइजनिंग की अफवाह के उपरांत मैंने खुद कैंप में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता जांची। कैंप में कैडेट्स को दिया जाने वाला भोजन उत्तम एवं स्वादिष्ट पाया गया। फूड पॉइजनिंग अफवाह बेबुनियाद है। देवेंद्र कुमार, कृषक इंटर कॉलेज मवाना। गाजा पट्टी में आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर रॉकेट से हमले किए। इजरायल फलस्तीन में एक बार फिर जंग शुरू। यरूशलेम। गाजा पट्टी में आतंकी संगठन हमास ने शनिवार तड़के इजरायल पर रॉकेट हमले किए। इसमें कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घायल हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया।
इजराइल की राष्ट्रीय बचाव सेवा ने मृतक संख्या की पुष्टि की। एजेंसी के अनुसार अस्पतालों में सैकड़ों घायलों का इलाज किया जा रहा है, जिनमें कई की हालत गंभीर है। वहीं गाजा में हताहतों के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 15 लोगों का अंतिम संस्कार होते देखा गया। हमास की सैन्य शाखा के नेता मोहम्मद दीफ ने दावा किया कि उसने करीब 5,000 रॉकेट दागे। उन्होंने सभी फलस्तीनियों से इजरायल का मुकाबला करने का आग्रह किया। नेतन्याहू की चेतावनी। इजरायल में चरमपंथियों की घुसपैठ के बाद नेतन्याहू ने टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा कि हमास ऐसी कीमत चुकाएगा जैसा उसने सोचा भी न होगा। यह अभियान नहीं बल्कि युद्ध छिड़ गया है, उन्होंने कहा। हम युद्धरत हैं। वहीं तेल अवीव में इजरायली सैन्य मुख्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दावा किया कि इस जंग में इजरायल जीतेगा। हमास ने दक्षिणी और मध्य इजरायल में रॉकेट हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। सोशल मीडिया पर हमास लड़ाकों के कई वीडियो आए हैं। एक वीडियो में गाजा के भीतर एक इजरायली सैनिक के शव को फलस्तीनियों की गुस्साई भीड़ द्वारा घसीटते देखा जा सकता है। सतर्क रहने को कहा। इजरायल में अभूतपूर्व युद्ध जैसे हालात को देखते हुए शनिवार को भारतीय दूतावास ने अपने सभी नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी। साथ ही कहा, अनावश्यक आवाजाही से बचें और सुरक्षित स्थलों के करीब रहें। दूतावास की वेबसाइट पर दिए विवरण के अनुसार इजरायल में करीब 18,000 भारतीय नागरिक हैं। इजरायल में आतंकवादी हमलों की खबर से स्तब्ध हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इस कठिन घड़ी में हम इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों पर चर्चा। 8 अक्टूबर 2023। नई दिल्ली। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति CEC ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 140 सीट पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर शनिवार को चर्चा की। हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि अगले 6-7 दिनों में इन सीट पर उम्मीदवारों का फैसला कर लिया जाएगा। हाईवे पर 2 लेन की मारोग सुरंग जनता को समर्पित। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 लेन की मारोग सुरंग और एक पुल सहित 645 मीटर के खंड को शनिवार को जनता को समर्पित कर दिया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस खंड के पूरा होने की घोषणा करते हुए कहा कि नया खंड यात्रा की दूरी 200 मीटर कम कर देगा और यात्रियों को सीताराम पस्सी भूस्खलन संभावित क्षेत्र से बचने में मदद करेगा। चीन में आयोजित एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता अन्नू रानी और पारुल चौधरी का भव्य स्वागत निकाला। रोड शो। गोल्ड गर्ल्स के स्वागत में मेरठ ने बिछाए पलक पांवड़े। चीन में आयोजित एशियन गेम्स से स्वर्ण पदक जीतकर मेरठ वापस आई बेटियों अन्नू रानी, पारुल चौधरी और कांस्य पदक विजेता किरण बालियान के स्वागत में मेरठ वासियों ने पलक पांवड़े बिछा दिए। शनिवार को कहीं रोड शो, कहीं भव्य स्वागत तो कहीं पर आतिशबाजी ने ऐशहर को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। जनप्रतिनिधियों से लेकर आम जनता की निगाहें पदक विजेता बेटियों की एक झलक पाने को लगी हुई थीं। सबसे पहले गोल्डन गर्ल अन्नू रानी कंकरखेड़ा पहुंची तो यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। दोपहर में जब एथलीट पारुल चौधरी पहुंची तो काशी टोल प्लाजा से स्वागत का दौर शुरू हो गया। दोपहर में कांस्य पदक विजेता किरण बालियान भी मेरठ पहुंच गयी। बेटियों के स्वागत में सुबह से खड़े थे लोग। सुबह से ही प्रतापपुर से लेकर कंकरखेड़ा के बहादुरपुर, इकलौता गांव, टोल प्लाजा पर स्वर्ण पदक विजेता बेटियों अन्नू रानी, पारुल चौधरी के स्वागत में लोग खड़े हो गए थे। सुबह करीब 9 बजे अन्नू रानी कंकरखेड़ा पहुंची। उनके आने से पहले ही कंकरखेड़ा बाईपास पर सैकड़ों की संख्या में लोग ट्रैक्टर ट्राली के साथ उनके स्वागत में खड़े थे। रोड शो के रूप में अन्नू रानी का काफिला पहुंचा। कंकरखेड़ा रोड पर पायल फर्नीचर पर संयुक्त व्यापार संघ उपाध्यक्ष नीरज मित्तल के नेतृत्व में चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया गया। यहाँ के बाद उनका काफिला पैतृक गांव बहादुरपुर के लिए रवाना हुआ। दबथुआ में पूर्व विधायक जितेंद्र सतवई और विभिन्न संगठनों की ओर से स्वागत किया गया। बहादुरपुर पहुंचने तक विभिन्न जगहों पर अन्नू रानी का स्वागत किया गया। काशी टोल पर पारुल का भव्य स्वागत। उड़नती पारुल चौधरी दोपहर करीब 2 बजे काशी टोल प्लाजा पहुंची। टोल प्लाजा पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी योगेंद्र पाल सिंह और धनखड़ खाप ने पारुल चौधरी का स्वागत किया। यहां से उनका काफिला सिवाया टोल प्लाजा पहुंचा। बागपत बाईपास, रोहटा बाईपास, कंकरखेड़ा बाईपास और मोदीपुरम फ्लाईओवर पर पारुल चौधरी का स्वागत किया गया। सिवाया टोल प्लाजा पर केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान के नेतृत्व में पारुल चौधरी का स्वागत किया गया। हाईवे पर जमकर आतिशबाजी की गई। गांव पहुंचने पर ग्राम वासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। स्वागत समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा, वरिष्ठ नेता सुनील भराला, पूर्व जिला सहकारी बैंक चेयरमैन मनिंदर पाल सिंह समेत दर्जनों भाजपाई मौजूद रहे। कांस्य पदक विजेता किरण बालियान भी मेरठ पहुंच गयी। गांव में बुखार से लगातार हो रही लोगों की मौत, 4 कैंप लगाकर मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। कपसाड़ में हालात बेकाबू, 500 बीमार।
सरधना के कपसाड़ गांव में बुखार को लेकर हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। 500 से अधिक लोग अभी भी बुखार की चपेट हैं। मौत का सिलसिला लगातार जारी है। बीते दिनों जांच के लिए भेजे गए 30 सैंपल में 8 लोगों को डेंगू की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार को लखनऊ से एक टीम कपसाड़ पहुंची और हालात का जायजा लिया। बता दें कि पिछले 15 दिनों से कपसाड़ गांव में बुखार का प्रकोप छाया हुआ है। 500 से अधिक लोग बुखार की चपेट में हैं। दर्जन भर लोगों की मौत पिछले एक सप्ताह में हो चुकी है। 30 लोगों के ब्लड सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए, जिनकी जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली आई। 8 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। सीएमओ अखिलेश मोहन हालात का जायजा लेने के लिए सीएचसी प्रभारी डा संदीप कुमार गौतम को साथ लेकर गांव में पहुंचे। उन्होंने डेंगू पीड़ितों के घर पहुंचकर जानकारी जुटाई, उनकी रिपोर्ट देखी। बाद में उन्होंने अपनी देखरेख में गांव में अलग अलग स्थानों पर 4 कैंप लगवाए। लखनऊ से आई टीम ने लिया हालात का जायजा। सरधना कपसाड़ गांव में बुखार से लगातार हो रही लोगों की मौत की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई है। शनिवार को लखनऊ से एक टीम कपसाड़ गांव पहुंची। टीम ने ग्रामीणों से बात की, सफाई व्यवस्था देखी। इसके अलावा घर घर जाकर डेंगू के लार्वा की तलाश कराई। कई घरों में फ्रिज के पीछे लगी ट्रे में रुके हुए पानी में डेंगू का लार्वा मिला। ज्वाइंट डायरेक्टर डा विकास कुमार के नेतृत्व में एक टीम दोपहर करीब 3 बजे कपसाड़ पहुंची। सीएमओ अखिलेश मोहन व एसडीएम सरधना पंकज प्रकाश राठौड़ भी उनके साथ मौजूद रहे। बाद में डा विकास ने सीएमओ अखिलेश मोहन से कपसाड़ गांव में बुखार से मरे लोगों की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। हथियार के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उक्त युवक हथियारों की सफाई करता नजर आ रहा है। हस्तिनापुर क्षेत्र में यह वीडियो वायरल होते ही लोगों में सनसनी फैल गई। वीडियो में युवक हथियारों की सफाई करता दिखाई दे रहा है। वहीं एक वीडियो में कार में बैठे पिस्तौल लोड कर पेंट में लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। युवक से वार्ता की गई तो उसका कहना है कि यह उसका 3 वर्ष पुराना वीडियो है और उनके पास हथियारों के लाइसेंस है। वह साफ सफाई कर रहा था। किसी ने वीडियो बना लिया और उनसे रंजिश निकालने के लिए वायरल कर दी। थाना प्रभारी रमेश चंद शर्मा का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है। उनके पास अभी तक वायरल वीडियो नहीं पहुंची है। नगर पालिका में हुई बोर्ड बैठक, शांतिपूर्वक तरीके से प्रस्तावों को हरी झंडी। बोर्ड बैठक में करोड़ों के प्रस्ताव पास। शनिवार को नगर पालिका सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभासदों ने विकास कार्यों को लेकर अपने अपने प्रस्ताव दिए। करोड़ों रुपए के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। बजट जारी होते ही नगर में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। मुख्य रूप से नगर को साफ व स्वच्छ बनाने, प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने आदि को लेकर प्रस्ताव पास हुए। शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे पालिका सभागार में चेयरपर्सन सबीला अंसारी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक शुरू हुई। सभासदों ने विकास कार्यों को लेकर प्रस्ताव पेश किए, जिसमें सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, पथ प्रकाश, आवार पशुओं की समस्या आदि जनहित के मुद्दे रहे। सभासद फरमान अंसारी ने मृतक पूर्व सभासद तुषार उर्फ गोलू की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का प्रस्ताव रखा। सभासद खालिद अंसारी ने आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए उनकी नसबंदी कराए जाने का प्रस्ताव रखा। सभासद सोनू त्यागी ने आदर्श नगर में जैन मंदिर के सामने पालिका की 500 गज भूमि पर हुए कब्जे को हटवाकर भूमि कब्जा मुक्त कराने का प्रस्ताव रखा। इस बात को लेकर बैठक में कुछ सभासदों के बीच बहस भी हुई। नगर में स्लाटर हाउस बनवाने की मांग भी उठी। सभासदों ने आरोप लगाया कि वार्डों में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी सभासदों को नहीं दी जाती, जिस कारण विकास कार्यों में पारदर्शिता नहीं हो पा रही। उन्होंने जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की। अधिकतर सभासदों के प्रस्तावों को पास कर दिया गया। साप्ताहिक पैठ में फड़ वालों से हो रही वसूली का चार्ज कम की मांग भी उठी। गंगा के तटबंध पर पहुंचे सिंचाई अफसर। हस्तिनापुर खादर क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली गंगा की बाढ़ को रोकने के लिए बनने वाले तटबंध को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया। जल्द ही तटबंध का कार्य शुरू करने की बात कही। खादर क्षेत्र में गंगा की बाढ़ को रोकने के लिए समय से पुख्ता प्रबंध करने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार सहित जे आदि में क्षेत्र के फतेहपुर प्रेम बस्तोरा नारंग के समीप गंगा किनारे पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार ने बताया कि बस्तोरा नारंग के समीप हुए गंगा के कटान को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। महिलाओं के मामलों में कोर्ट से संवेदनशीलता की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में अदालतों से संवेदनशील होने की उम्मीद की जाती है। इसी के साथ शीर्ष अदालत ने एक व्यक्ति और उसकी मां की अपीलों को खारिज कर दिया। व्यक्ति को निचली अदालत ने अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार का दोषी करार दिया था। व्यक्ति ने इस फैसले को चुनौती दी थी। पीड़िता की जहर से मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों से उम्मीद की जाती है कि वे प्रक्रिया संबंधी तकनीकी खामियों, लापरवाह जांच या सबूतों में महत्वहीन खामी के आधार पर अपराधियों को बचने नहीं दें, क्योंकि अपराधी के दंडित नहीं होने पर पीड़ित पूरी तरह से हतोत्साहित हो जाएंगे। न्यायमूर्ति JB
पारदीवाला और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले में कहा कि अदालतों से महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में संवेदनशील होने की उम्मीद की जाती है। शीर्ष अदालत ने यह फैसला 2 दोषियों की अपील पर सुनाया जिन्होंने मार्च 2014 में उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा दिए फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था, जिसने 2007 में दर्ज मामले में मृतका के पति और सास को दोषी ठहराया था। पति बलवीर सिंह को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 हत्या और 498 ए विवाहित महिला के साथ क्रूरता के तहत दोषी करार दिया गया था, जबकि मृतका की सास को आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दोषी करार दिया गया था। कॉलेजियम मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर को डोट नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई पर न्यायमूर्ति ने कहा था, आज मैं चुप हूं क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने बहुत कम समय मांगा है, अगली बार मैं चुप नहीं रहूंगा। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ 9 अक्टूबर को याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। 26 सितंबर को शीर्ष कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी पर निराशा जताते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से इस मुद्दे को हल करने के लिए अपने कार्यालय का उपयोग करने को कहा था। शनिवार को भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में 5 बार कांपी धरती, 15 मरे। पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में शनिवार को भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 रही। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के एक प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल्ला जान ने यह जानकारी दी। हेरात शहर के निवासी अब्दुल शकूर समदी ने बताया कि दोपहर के आसपास शहर में 5 बार धरती कांपी, इससे 15 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 40 लोग घायल हो गए। मोहम्मद अब्दुल्ला जान ने कहा कि हेरात के ज़ेंडा जान जिले के 4 गांवों को भूकंप और झटकों का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। हेरात प्रांत की सीमा ईरान से लगती है। पिछले वर्ष आया था भूकंप। जून 2022 में पूर्वी अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप आया, जिसमें कई मकान जमींदोज हो गए। यह भूकंप अफगानिस्तान में 2 दशकों में सबसे भीषण था। इसमें करीब 1000 लोगों की मौत हो गई थी। नेपाल में भूकंप के झटके। काठमांडू, नेपाल में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र 10.0 किलोमीटर की गहराई पर था। क्रिकेट के महाकुंभ का अपना पहला मुकाबला आज खेलेगी मेजबान टीम। आंकड़ों के आधार पर कंगारुओं का पलड़ा भारी। ऑस्ट्रेलियाई चुनौती के लिए तैयार भारत। एशियाई खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद अब भारतीय खेल प्रेमियों की नजरें क्रिकेट के महाकुंभ पर टिकी हैं। इसमें रोहित शर्मा की अगुवाई में आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी। हालांकि आंकड़ों के आधार पर भारत का पलड़ा थोड़ा हल्का नजर आता है। आसान नहीं राह। पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराना आसान नहीं है। चेपॉक पर दोनों टीमों के बीच यादगार मुकाबले खेले गए हैं, चाहे वह 1986 में टाई रहा टेस्ट हो, 2001 की टेस्ट सीरीज का निर्णायक मैच या रिलायंस कप का करीबी मुकाबला। भारत की बल्लेबाजी जहां विश्व स्तरीय है, तो ऑस्ट्रेलिया का तेज आक्रमण भी कुछ कम नहीं। चेन्नई की भीषण गर्मी उनके लिए हालांकि बड़ी चुनौती साबित होगी। भारत के पास ऐसा कप्तान है जो 19 नवंबर को कप थामकर भारतीय क्रिकेट के इतिहास का नया अध्याय लिखना चाहेगा। वहीं इस पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज 35 वर्ष के कोहली को सचिन तेंदुलकर से आगे निकलने के लिए 3 वनडे शतक और बनाने हैं। संभवत आखिरी होगा मौका। 12 साल पहले तेंदुलकर को कंधे पर उठाने वाले कोहली आज उसी मुकाम पर हैं। फर्क इतना है कि कोहली विश्व कप जीत चुके हैं। रोहित भी 2007 विश्व कप और रविचंद्रन अश्विन 2011 विश्व कप जीत चुके हैं, लेकिन यह अब उनका विश्व कप है। रोहित, कोहली और अश्विन अपनी विरासत छोड़ जाना चाहते हैं। 34 वर्ष के जडेजा या 33 वर्ष के मोहम्मद शमी भी पीछे नहीं हैं। जसप्रीत बुमराह के लिए भी यह अभी या कभी नहीं वाला मामला है। इनमें से अधिकांश 4 साल बाद विश्व कप में नहीं दिखेंगे। चेपॉक में भारतीय स्पिनर बड़ी चुनौती होंगे। कमिंस। चेन्नई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा है कि धीमी गति के गेंदबाजों को मदद पहुंचाने वाली चेपॉक की पिच पर भारतीय स्पिनरों से निपटना उनकी टीम के लिए बड़ी चुनौती होगी। भारत मैच में अपने तीनों स्पिनर कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के साथ उतर सकता है। कमिंस ने शनिवार को यहां मैच की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन में कहा, उनके पास बहुत अच्छा गेंदबाजी आक्रमण है। विशेषकर घरेलू परिस्थितियों में उनके गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हम 3 स्पिनरों को खिलाने का जोखिम उठा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हार्दिक पांड्या को वास्तव में कामचलाऊ तेज गेंदबाज नहीं मानता हूं। वह पूर्ण तेज गेंदबाज है जो अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं। इससे 3 स्पिनरों और 3 तेज गेंदबाजों के साथ खेलने का विकल्प मिलता है। रोहित शर्मा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले व फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करें ताकि हम आपके अनुसार वीडियो में बदलाव कर सकें।